हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। हाल ही में भारत में बाघों की गणना द्वारा एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। तो आज के करंट अफेयर स्पेशल में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। डीपली पूरे टॉपिक को समझेंगे और शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पिछले वर्ष वैश्विक बाघ दिवस के अवसर पर घोषित अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 के चौथे चक्र के परिणामों ने विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इजी लैंग्वेज में इसको समझाऊं तो 2018 में जो बाघों की गणना हुई थी, बाघों का आकलन हुआ था भारत में, उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर कैमरा ट्रैप का प्रयोग किया गया था और उसी के ज़रिए बाघों पर नज़र रखी गई थी। और ख़ास बात यह थी कि विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण था और इसीलिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसको डिटेल में थोड़ा और देखें तो यह गणना 2018 में हुई थी। इस गणना के लिए कैमरा ट्रैप को 139 स्टडी साइट्स पर 26,760 अलग अलग जगहों पर रखा गया था। तो हम आंकड़ों से ही पता कर सकते हैं कि काफ़ी बड़े स्तर पर इसका प्रयोग किया गया था। इससे लगभग 3.5 करोड़ तस्वीरें ली गई। तो ये संख्या भी बहुत बड़ी है। 3.5 करोड़ तस्वीरें इससे ली गई, जिसमें 76,523 बाघ और 51,337 तेंदुए की तस्वीरें मिली हैं। कैमरा ट्रैप जिनमें मोशन सेंसर के साथ लगे हुए बाहरी फोटोग्राफिक उपकरण जो किसी भी जानवर के गुजरने पर रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैमरा ट्रैप ऐसे थे जिसमें रिकॉर्डिंग भी होती थी और फोटो भी, तस्वीरें भी लेता था। ये कैमरा को 141 विभिन्न साइटों में 26,838 स्थानों पर रखा गया था और 1,21,337 वर्ग किलोमीटर के प्रभावी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। और अगर बात करें कि ये जो सर्वेक्षण किया गया ये कितने सालों में किया जाता है, तो प्रत्येक 4 सालों में ये किया जाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी सहयोग से 2006 से इसकी शुरुआत की गई थी और तब से हर चौथे साल, ठीक है, हर 4 साल बाद इसका आकलन किया जाता है। अब ये तो हमने देख लिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस लिए इसको स्थापित किया गया है, क्योंकि कैमरा ट्रैप का प्रयोग बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया था और बहुत सारी तस्वीरें इसके द्वारा ली गई। ठीक है, तो ये विश्व में सबसे बड़ा ये माना जा रहा है। सिर्फ माना नहीं जा रहा बल्कि है भी। और अब देखते हैं कि ये जो आकलन किया गया था इसमें भारत में बाघों की स्थिति क्या बताई गई है। तो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये कुछ समय पहले जब ये रिपोर्ट आई थी 2019 में, उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, लेकिन क्योंकि हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो इसे भी एक बार फिर से देख लेते हैं। तो भारत में बाघों की स्थिति देखें तो नवीनतम गणना के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या 2,967 है, यानी कि लगभग 3,000। इस संख्या के साथ भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा। पूरे विश्व में जितने भी बाघ हैं उनमें से 75% सिर्फ इंडिया में देखने को मिलते हैं। भारत द्वारा 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघों की संख्या दोगुनी करने वाले अपने संकल्प को निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2022 से बहुत पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। तो क्या हुआ था, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक संकल्प लिया था सभी देशों ने कि 2022 तक लक्ष्य रखा था सभी देशों ने मिलकर, जहाँ भी बाघ पाए जाते हैं, कि उन्हें 2022 तक अपने अपने देशों में बाघों की संख्या दोगुनी करनी है, क्योंकि बाघ बहुत ही तेज़ी से लुप्त हो रहे थे। तो इसीलिए ये संकल्प लिया गया था। 2022 तक का लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसको 2022 से काफ़ी पहले ही पूरा कर लिया और भारत में दोगुनी से भी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है बाघों की संख्या में और काफ़ी ये बढ़ गई है पहले के मुकाबले। नेक्स्ट देखें तो क्षेत्रवार आंकड़े भी बताए गए हैं कि कौन से राज्य में ज़्यादा बाघ देखने को मिले हैं, कहाँ पर संख्या बढ़ी है। तो इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। तो देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है कितनी, 526। इसके पश्चात क्रमशः कर्नाटक में 524 और उत्तराखंड में 442 हैं। ठीक है, तो ये 3 देशों में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक 524 और उत्तराखंड 442। पिछले 5 वर्षों में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 से बढ़कर 860 से अधिक और सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 43 से बढ़कर 100 हो गई है। यानी कि बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए, उन्हें सुरक्षित स्थान प्रदान करने के लिए जो सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र जो हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है काफ़ी। वर्ष 2006 की बाघ गणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या 1411 थी, जो वर्ष 2010 और 2014 में बढ़कर 1706 और 2226 हो गई थी और 2018 में ये 2,967 है। तो हम लगातार इसमें वृद्धि देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई तथा तमिलनाडु के सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य में वर्ष 2014 के पश्चात अधिकतम सुधार दर्ज किया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा और हो सके तो इनकी लोकेशन ज़रूर मैप में देख लीजिएगा।
छत्तीसगढ़ और मिजोरम में बाघों की संख्या में कमी पाई गई है, जबकि ओडिशा में बाघों की संख्या स्थिर रही। अन्य सभी राज्यों में सकारात्मक वृद्धि पाई गई है। तो ये था इस आकलन का रिजल्ट। अब हम देख लेते हैं अखिल भारतीय बाघ आकलन, जिसके द्वारा ये आकलन किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अखिल भारतीय बाघ आकलन को प्रति 4 वर्ष में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान के तकनीकी समर्थन से आयोजित किया जाता है और राज्य वन विभागों और अन्य भागीदारों द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग सामने है कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर जो जारी बाघ संरक्षण के प्रयास क्या क्या किए गए हैं, बाघों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या प्रयास विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। तो इनमें पहला है, भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2.2% के बराबर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक जारी है। तो इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर कब इसकी शुरुआत की गई थी? 1973 में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वन रक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसका नाम है M-STRIPS मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये लॉन्च किया गया है M-STRIPS। किसके द्वारा? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए गए हैं। अभी देखते हैं विश्व स्तर पर। तो वर्ष 2010 में आयोजित पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने T/2 यानी कि टाइगर की संख्या डबल करना नारा के साथ बाघों की संख्या को दोगुना करने हेतु अधिक प्रयास करने का संकल्प लिया। विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघ एजेंडे को मजबूत करने हेतु वैश्विक साझेदारों को एक मंच पर एकत्रित किया है। तो इसके लिए विश्व बैंक ने भी प्रयास किए हैं। और उसके बाद देखें तो इन वर्षों में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव पहल ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के संस्थागत रूप में स्थापित हो गई। तो इसको एक संस्था का रूप दिया गया ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव को। इस संस्था का नाम क्या है? ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल। तो एक काउंसिल के रूप में इसे बदल दिया गया और अब यह ग्लोबल टाइगर फोरम और ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम के माध्यम से बाघ संरक्षण संबंधी कार्यक्रम चला रही है। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा अच्छे से। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व जो हमारे देश में हैं, उनको मैप में ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। जैसे मध्य प्रदेश के पेंच की बात हुई थी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात हुई थी, इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट मेजर टाइगर रिजर्व हैं देश में, उन सभी को यहाँ आप लोग मैप में देख सकते हैं। और इन्हें थोड़ा सा इनकी लोकेशन भी याद रखिएगा, और कौन सा टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में है ये भी थोड़ा सा जानना इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा नेशनल पार्क्स जो भी हैं देश में एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी आप ज़रूर मैप में देखते रहिएगा टाइम टू टाइम। अब ये पूरे टॉपिक को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, साथ ही में मैप भी देख लिया है जिसमें कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो आप उसको पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। आगे अब थोड़ी सी बात एशियाई बाघ के बारे में कर लेते हैं कि कौन कौन से देशों में मेनली ये पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी कम इनकी जनसंख्या हो गई थी, जिसके कारण ये जो 2022 के लिए लक्ष्य रखा गया था कि इनकी संख्या दोगुनी करनी है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तो एशियाई बाघ के बारे में बात करें, यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। यह तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। ठीक है, तिब्बत, श्रीलंका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा एशिया के सभी भागों में यह भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग लाल और पीला का मिश्रण है। इस पर काले रंग की पट्टी पाई जाती है। वक्ष के भीतरी भाग और पाँव का रंग सफ़ेद होता है। बाघ 13 फीट लंबा और 300 किलो वजनी हो सकता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस ये वैज्ञानिक नाम है बाघ का। यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। बाघ शब्द संस्कृत के व्याघ्र का तद्भव रूप है। तो ये भी याद रखिएगा, बाघ शब्द ये कौन सी भाषा से निकला हुआ है, कौन सी लैंग्वेज से है, तो संस्कृत शब्द से निकला हुआ है। संस्कृत के एक शब्द का है ये रूप है। अब थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो बाघ के पूर्वजों के चीन में रहने के निशान मिले हैं। हाल ही में मिले बाघ की एक विलुप्त उप प्रजाति के डीएनए से पता चला है कि बाघ के पूर्वज मध्य चीन से भारत आए थे। वे जिस रास्ते से भारत आए थे, कई शताब्दियों बाद इसी रास्ते को रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से जाना गया। और ये वही सिल्क रूट है जिसका अब वापस से डेवलपमेंट चीन कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड के नाम से। तो इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी की हुई है, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं।
इसमें आगे देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका में NCI लेबोरेटरी ऑफ जीनोमिक डाइवर्सिटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक 1970 में विलुप्त हो जाने वाले मध्य एशिया के कैस्पियन बाघ और रूस के सुदूर पूर्व में मिलने वाले साइबेरियाई या एमुर बाघ एक जैसे हैं। इस खोज से यह पता चलता है कि किस तरह बाघ मध्य एशिया और रूस पहुँचे। ऑक्सफोर्ड के वाइल्ड लाइफ रिसर्च कंजर्वेशन यूनिट के एक शोधकर्ता कार्लोस ड्रिस्काल के अनुसार विलुप्त कैस्पियन और आज के साइबेरियाई बाघ सबसे नज़दीकी प्रजातियां हैं। इसका मतलब है कि कैस्पियन बाघ कभी विलुप्त नहीं हुए। अध्ययन के हवाले से कहा गया है कि 40 साल पहले विलुप्त हो गए कैस्पियन बाघों का ठीक से अध्ययन नहीं किया जा सका था, इसीलिए हमें DNA नमूनों को फिर से प्राप्त करना पड़ा। एक अन्य शोधकर्ता डॉक्टर नाबी यामागुची ने बताया कि मध्य एशिया जाने के लिए कैस्पियन बाघों द्वारा अपनाया गया मार्ग हमेशा एक पहेली माना जाता रहा, क्योंकि मध्य एशियाई बाघ तिब्बत के पठारी बाघों से अलग नजर आते हैं। लेकिन नए अध्ययन में कहा गया है कि लगभग 10,000 साल पहले बाघ चीन के संकरे गांसू गलियारे से गुजरकर भारत पहुंचे। इसके हजारों साल बाद यही मार्ग व्यापारिक सिल्क रूट के नाम से विख्यात हुआ। तो ये हमने थोड़ा बाघों के इतिहास के बारे में देखा कि जो हम एशियाई बाघ की जिनकी बात कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इनकी शुरुआत मानी जाती है चीन से। ठीक है, चीन में ये सबसे पहले रहते थे, चीन के इंडिजिनस थे। बाद में चीन से ये भारत पहुँचे और जिस रूट से भारत पहुँचे बाद में यही सिल्क रूट के नाम से ये विख्यात हुआ। फिर संरक्षण की बात करें तो बाघ एक अत्यंत संकटग्रस्त प्राणी है। इसे वास स्थलों की क्षति और अवैध शिकार का संकट बना ही रहता है। पूरी दुनिया में उसकी संख्या 6,000 से भी कम है। उनमें से लगभग 4,000 भारत में पाए जाते हैं, जो हमने देखा ही। भारत के बाघ को एक अलग प्रजाति माना जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। बाघ की 9 प्रजातियों में से 3 अब विलुप्त हो चुकी हैं। ज्ञात 8 किस्मों की प्रजातियों में से रॉयल बंगाल टाइगर उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर देश भर में पाया जाता है और पड़ोसी देशों में भी पाया जाता है, जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो अगर ये पूछा जाए रॉयल बंगाल टाइगर क्या ये सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, तो नहीं, ये भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी पाया जाता है। भारत में बाघों की घटती जनसंख्या की जाँच करने के लिए अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है इसकी शुरुआत की गई थी। अब तक इस परियोजना के अधीन बाघ के 27 आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जिनमें से 3,761 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो ये हम देख सकते हैं कि वर्तमान में बाघ ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण एशिया का मैप है ये। और एक चीज़ और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में आप याद रख सकते हैं, IUCN में कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल है। साइट्स की जो लिस्ट है उसमें अपेंडिक्स 1 में आता है और साथ ही में इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। तो ये सभी स्थितियाँ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।